नमस्कार। नालंदा टॉकीज़ में आपका स्वागत है। नालंदा टॉकीज़ में आज हमारे मेहमान एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान जी हैं। स्वागत कीजिए आशीष चौहान जी का। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। आशीष चौहान जी की खास बात ये है कि वो एक साथ टेक्नोलॉजी, फिनांस, माइक्रो फिनांस और ये सारे जो सेक्टर्स हैं और जो डिजिटलाइजेशन है, इन सबको एक साथ वो समझते हैं। सर मेरा पहला सवाल ये है कि जो इंडियन इकॉनमी है वो ग्रोथ फेज में है और इसमें माना जाता है कि लंबे समय तक हम एक ग्रोथ के ट्रेजेक्ट्री में हैं और दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती हुई मेजर इकॉनमी है। लेकिन इससे भी एक चीज़ है जो कि इससे भी तेज़ बढ़ रही है, वो है इंडियन कैपिटल मार्केट का साइज़। एक अंदाज़ा अगर लगाएं कि किसी आदमी ने अगर 100 रुपये निफ्टी इंडेक्स में लगाया होगा आज से कुछ साल पहले 2014 में 100 रुपये लगा के अगर भूल गया होगा तो आज उसके रुपये 300 हो चुके होंगे। तो ये जो दो चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड तरीके से एक साथ बढ़ रही है, इंडियन इकॉनमी और कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, ये कैसे हो रहा है? एक तरह से देखें तो विश्व में भी जो कैपिटल मार्केट्स और उनकी जो इकोनॉमी होती है साथ ही में चलती है। जो कैपिटल मार्केट का एक फ्रेमवर्क है जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, इवन आजकल भारत में तो छोटी कंपनियां भी स्टॉक मार्केट में आके पैसा जुटा लेती है। तो जब वो देश आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि उनकी जो कंपनियां हैं उनका मुनाफा भी बढ़ने की संभावना रहती है, और मुनाफा बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि उनके शेयर्स के दाम भी बढ़ते हैं, क्योंकि उनके अल्टीमेटली जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर शेयर के दाम तय होते हैं। तो मेरे हिसाब से पिछले 400 साल से जब से स्टॉक मार्केट बना है विश्व में, पहला स्टॉक एक्सचेंज आम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज में बना था करीब 1602, कोई कहता है कोई कहता है 1607 में, लेकिन जब आम्स्टरडम में बना था उसके बाद करीब 400 साल से अधिक हो गए। और यही देखने मिला कि जो देश में आर्थिक प्रगति होती है तो उसका स्टॉक मार्केट का भी प्रगति होना जरूरी है। राइट। सर 2014 के बाद खास करके अगर आप देखें तो इकॉनमी को फॉर्मल करने पर बहुत ज़्यादा जोर है कि जो है सब कुछ वो फॉर्मल इकॉनमी का साइज जो है बड़ा हो। जो 50% के आसपास फॉर्मल इकॉनमी थी अब वो 70% से ज़्यादा हो चुकी है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहल इस बीच में हुई है, जैसे कि जीएसटी के जरिए टैक्स जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो है, आईबीसी जो है वो एक तरह से इंसॉल्वेंसी और जो बैंक्रप्सी का एक नया कोड आया है जिसकी वजह से इकॉनमी के जो एक मेजर ड्राइवर्स हैं उनको एक तरह से थोड़ा सीमलेस चीज़ों को किया गया है। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन है, यूपीआई पेमेंट है। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं इसने इंडियन कैपिटल मार्केट को किस तरह से बूस्ट किया और इसका क्या, दोनों का कोरिलेशन क्या है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? स्वाभाविक है कि जब आप फॉर्मलाइज करते हो कोई भी इकोनॉमी को तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो बाहर घूम रहे थे, जो एक तरह से रडार के नीचे था, वो रडार के ऊपर आ जाते हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वो जो धन है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। और जो आपने कहा कि जो फाइनेंशियलाइजेशन का एक फ्रेमवर्क आया, जो फॉर्मलाइजेशन का एक फ्रेमवर्क आया 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला, तो उस समय भारत के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है एनएससी के अंदर, तो उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 67-68 लाख करोड़ रुपया था, जो मेरी मेमोरी सही है तो। और आज करीब 430-440 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। तो स्वाभाविक है कि 12 साल भी होने आ गए, तो उतनी प्रगति जरूर हुई है। 6-7 गुना मार्केट कैपिटलाइजेशन बना है। और जो बचत थी लोगों की वो भी आज पहले जो है रियल एस्टेट में या गोल्ड में या सिल्वर वगैरह में या फिक्स डिपॉजिट में जाती थी, उसमें से आज भी ऐसा नहीं कि पूरा बदलाव आ गया है, लेकिन धीरे धीरे करके लोग स्टॉक मार्केट में भी एक तरह से निवेश करने लगे हैं। तो उस समय मुझे लग रहा है कि करीब 3% ऑफ द टोटल जो सेविंग्स था वो स्टॉक मार्केट के जरिए था। आज मुझे लग रहा है कि उससे 3-4 गुना हो गया। तो लोगों का भरोसा जो भारत की कंपनियों पे बढ़ा है कि ये कंपनियां पैसे जुटाती है, आमदनी भी देती है, जॉब क्रिएशन होता है, तो स्वाभाविक है भारत का ग्रोथ भी होता है। और उसके साथ जो लोगों को जो शेयर के दाम भी बढ़ते हैं, जो प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनको मुनाफा भी एक दिखता है कि भाई हमारे शेयर इतने हमने ये रुपये में खरीदे थे, वो अब इसका ये दाम हो गया। तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज निवेश
स्टॉक मार्केट में भी करने जा रहे हैं, जबकि एक तरह से एक थियरी है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, कि भाई जो देश ज़्यादा धनवान नहीं होते हैं, कि भारत आज भी एक तरह से मिडिल इनकम कंट्री कहा जाता है और वो भी लोअर मिडिल इनकम में आता है, तो जो धनवान देश होते हैं उसमें स्टॉक मार्केट का होना स्वाभाविक है। लेकिन जो गरीब देश होते हैं या तो ज़्यादा अमीर नहीं होते, वो देशों में स्टॉक मार्केट, अच्छा स्टॉक मार्केट बनना आसान नहीं होता, क्योंकि गरीब व्यक्ति क्या बचाएगा, और बचाएगा तो अपने भाई पे भरोसा नहीं करता। वो कोई 3,000-4,000 किलोमीटर दूर कोई अपनी कंपनी चला रहा है, तो उस पर कैसे भरोसा करते कि मैं छोटा सा एक हिस्सेदार हूँ, वो प्रॉफिट भी बनाएगा और मुझे जब प्रॉफिट आएगा तो देगा। तो इतना बड़ा जो लीप ऑफ फेथ है वो जानना जरूरी था। तो जब आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने टेक ओवर किया, तो मुझे लग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स उस समय भारत में, मैंने एनएसई में तो हम जानते ही है 1.67 लाख या 1.7 लाख करोड़ थे। आज वो संख्या 1.67 लाख करोड़ से बढ़ के करीब 13 करोड़ तक पहुंच चुकी, 12.9 करोड़। तो इतने ज़्यादा लोग। सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग डाटा आप दे रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत में जितने किसान परिवार हैं उससे ज़्यादा इन्वेस्टर परिवार हैं। हाँ, तो मेरा यही मानना है कि वो भी ये दर्शाता है कि मिडिल क्लास बना है। देखिए, जो गरीब परिवार होते हैं, स्वाभाविक है कि पहले घर का सोचेगा, सरप्लस चाहिए उसको। हाँ, उसको पहले घर का सोचेगा, फिर कोई व्हीकल लेगा, फिर कुछ पूंजी फिक्स डिपॉजिट में डालेगा, कोई इंश्योरेंस लेगा, ये सब होता है। उसी के बाद तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। अभी 12.9 करोड़ इन्वेस्टर है, उसके अंदर करीब 25% महिलाएं हैं। और जो युवा वर्ग है वो पिछले 10 सालों में उन्होंने काफ़ी स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू किया है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो पॉसिबल नहीं थी। जो लोअर पर कैपिटा इनकम कंट्री से आज आप देखेंगे टोटल भारत में करीब 4.4 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 5 ट्रिलियन भी हुआ था लास्ट ईयर में, लेकिन 4.4 ट्रिलियन डॉलर भी हम गिनते हैं। तो विश्व में अमेरिका, चाइना प्लस हांगकांग, बिकॉज हांगकांग चाइना का ही पार्ट है, और जापान, ये तीनों कंट्री को लेते हैं एक देशों को, तो चौथा नंबर भारत का आता है। अब इतनी जो हमारे पर कैपिटा इनकम है डॉलर टर्म्स में, चाइना से भी 1/5 है, 20% है, बट हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आज है लंदन से ज़्यादा है, जर्मनी से ज़्यादा है। तो कई बार लगता है कि ऐसे देश में लोगों को इंडस्ट्री पे कैसे भरोसा हुआ, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आपने जो कहा फॉर्मलाइजेशन, वो तो फाइनेंस का फॉर्मलाइजेशन है, टैक्स का फॉर्मलाइजेशन है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जो रोड या टेलीफोन की जो कनेक्टिविटी आई सुविधा, 3G, 4G, 5G, उसने भारत को एक तरह से जोड़ दिया। और हर व्यक्ति आज मोबाइल के जरिए ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। कोई चीज़ को खरीदना है, सामान्य चीज़, घर वस्तु खरीदनी है, तो वो भी वो खरीद सकता है, और फिक्स डिपॉजिट भी कर सकता है, साथ में म्यूचुअल फंड भी खरीदता है, स्टॉक मार्केट में भी उनको कुछ निवेश करना है तो कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जितनी भी चीज़ें, जनधन आधार मोबाइल मेरे हिसाब से एक बड़ा फ्रेमवर्क रहा, और किसी ने उस समय नहीं सोचा था। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला, तो मुझे लग रहा है एक स्वच्छ भारत का उन्होंने एक ऐलान किया, और दूसरा जनधन आधार मोबाइल, करीब 20-25 करोड़ से भी अधिक अकाउंट्स खोले गए। तो उस समय जो मैं तो ओरिजिनली बैंकिंग से हूँ, तो वो मेरे जितने भी कलीग्स बैंक में थे वो सब पूछते थे कि यार ये क्या, मैंने जिसके व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं है उनका बैंक अकाउंट खोल के क्या करेंगे, वो तो हमारे पे एक तरह से बैंकिंग सिस्टम पे एक तरह से बोझ बन रहेगा, बिकॉज कोई कमाई तो होगी नहीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये पूरी स्टेप बाय स्टेप सोची होगी उस समय, किसी ने नहीं बताया था कि इसके बाद अब सबके जो भी सब्सिडी के जो सहायता है वो डायरेक्टली पहुंचेगा, फिर मोबाइल के जरिए वो पैसा पहुंचते ही वो उसका इस्तेमाल भी कर पाएगा। और ये सभी चीज़ें इतनी अद्भुत हुई है भारत में। मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका में भी, मैं तो आए दफ़ा जाते रहता हूँ, यूके में इतना जो मोबाइल का यूसेज है हमारे वहाँ, जो रोज़मर्रा की जिंदगी में, जैसे कोविन हुआ, हमने वो उसके लिए भी मोबाइल के जरिए किया। तो विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इतना ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करके लोग कॉमर्स भी करते हैं, गवर्नेंस में भी हिस्सा लेते हैं, और गवर्नेंस को जैसे ई-गॉव वगैरह कई सुविधाएं सरकार ने उसके द्वारा बनाई है। तो भले हम
पर कैपिटा इनकम में छोटे रहे हो, लेकिन ओवरऑल जो हाई टेक्नोलॉजी जो आगे जाकर के आपको इनकम देती है, मेरा ऐसा मानना है कि जो देश टेक्नोलॉजी को अपनाएगा वो देश आगे जाकर के और धन बनाएगा। जो देश आज धनवान है लेकिन टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता है तो वो धीरे धीरे करके पीछे छूट जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक माध्यम है विश्व में। पिछले 1000 साल, 10,000 साल, 1 लाख साल ले लो, मानव जात का जो इतिहास है, जो प्रगति हुई है, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हुई है। और जितना भी जो वेल्थ बनता है वो नई टेक्नोलॉजी बनाती है। तो जो देश टेक्नोलॉजी को अपनाता है और उसके पास ऐसे लोग हैं, हमारे पास ऐसे लोग क्यों हैं? हम विश्व में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अपनाने वाले देश क्यों बन गए? मोदी जी के कार्यकाल में ही बने, लेकिन क्यों बने? ऐसा मेरा मानना है कि बेसिक एजुकेशन आज सब जगह पे पर्याप्त अवेलेबल है, लेकिन जो देश में सबसे ज़्यादा युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो हर चीज़ नहीं है, तो नई चीज़ भी सीख लेते हैं। जो मेरे एज का कोई हो 50, 55, 60 साल का, तो उसको कोई नई चीज़ सीखना आसान नहीं होता है। तो जो देश में ज़्यादा से ज़्यादा नए माने बच्चे होते हैं और नौजवान होते हैं, तो वो देश जो है ऊपर भागते हैं, उसको डेमोग्राफिक्स कहते हैं। एग्जैक्टली, उसका डिविडेंड है हमको। हाँ, तो एक जापान आप देखेंगे तो अब काफी तो वो ओल्ड हो गया, डिक्लाइन पर जा रहा है। चाइना भी सडनली ओल्ड हो गया। राइट, अब इंडिया बचा है जो यंग कर रहा है और फ्यूचर लुकिंग है, जबकि हमारे देश के बगल में बल्कि सर मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट एक तरह का वो मार्कर या इंडिकेटर भी है कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है, इसको समझने का, क्योंकि फ्यूचर को फैक्टर इन करता है शेयर मार्केट कि कोई कंपनी कहाँ जाएगी, उसके हिसाब से प्राइसिंग होती है। तो वो एक बहुत मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने जो कहा उसमें मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आप एनएसईज और ये सब जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर, उसमें महिलाओं की इतनी अच्छी संख्या जो है, ये बहुत दिलचस्प डाटा है। और इसमें शायद ये भी हुआ कि इस बीच में महिलाओं के सशक्तिकरण के बहुत ज़्यादा काम मोदी जी के आने के बाद से हुए। उसमें लखपति दीदी की योजना जैसे बनाई गई, या जो स्टैंड अप इंडिया लोन है कि हर बैंक का हर ब्रांच साल में एक महिला को एंटरप्रेन्योर बनाएगा और उसके लिए लोन देगा, या महिलाओं तक बहुत तरह के पैसे पहुंचाएगा। मुद्रा का में 50% तक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, तो महिलाओं के लिए इतने सारे, और जितनी भी सहायता है बच्चों की भी, वो महिला के अकाउंट में ही जाती है। हाँ, है ना। तो स्वाभाविक है कि बचत करने वाली ज्यादा तो ज्यादा उनके पास गया है और उसका एक हिस्सा शेयर मार्केट तक भी आया है, आप ये कह रहे हैं। करेक्ट। और ये महिला जागरूकरण जो हुआ है, और महिलाओं के हाथ में भी मोबाइल फोन है। यस, तो उनको भी मालूम है कि कहाँ पर मुझे एक तरह से रिस्क फ्री इन्वेस्ट करना है, बैंकों में कहाँ थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो सब चीजें आज की महिला जो जानती है। जी, मेरी दीदी खुद भी इन्वेस्टर हैं, इसलिए मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें किस तरह से हाल के फिलहाल के वर्षों में ये हुआ है। इसमें सर एक चीज़ ये भी है कि उन्होंने महिलाएं चूँकि अपने फिनांस को लेकर, घर के फिनांस को लेकर बहुत अलर्ट रहती हैं, तो उन्होंने अपने आसपास की महिलाओं को देखा होगा कि किस एसेट क्लास में पैसा लगाने से पैसा बढ़ता है। तो उन्होंने ये पाया होगा कि गोल्ड के अलावा बाकी सारे एसेट के क्लास में पैसा फंसता है या नीचे गिरता है। तो जो कैपिटल मार्केट है वहीं पर उन्होंने देखा होगा कि ग्रोथ हो रही। शायद ये अपने लिव्ड एक्सपीरियंस से उन्होंने ये सीखा होगा कि ये वो जगह है जो हमें पैसा बनाकर दे सकता है। शायद ये भी एक वजह रही होगी। जरूर जरूर, क्योंकि बाकी एसेट क्लास तो थोड़े से फंसे हुए हैं इस दौरान। एडवर्टाइजमेंट वगैरह का अपना एक वो रहता है, लेकिन पैसों के मामले में बिल्कुल सब लोग कोई जोखिम नहीं है, देखता आसपास से देखता है तो सीखता है, और एक दूसरे को देख करके ही भरोसा बैठता है, अदरवाइज कैसे भरोसा आएगा? क्योंकि पैसा ऐसी चीज है कि भाई बढ़ा तो ठीक है, लेकिन गया तो बहुत तकलीफ देता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति निवेश करता है वो बड़ा सोच सोच के करता है। राइट सर, एक जो शेयर मार्केट का, इंडियन शेयर मार्केट का जो कैपिटल मार्केट जिसको लूज टर्म में शेयर मार्केट बोल सकते हैं, तो उसका जो एक पैटर्न है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है उसको एक तरह से अभी हाल फिलहाल में अब उसको ड्राइव कर रहा है। पहले होता था कि एफआईआई ने थोड़ा सा खींच लिया, हम लोग ऐसी हेडलाइन देख देख के थक गए थे कि एफआईआई ने खींच लिया और गिर गए, तो ये बहुत ज़्यादा था। क्या हम वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ पाए हैं? नहीं, एक तरह से क्यों होता है, देखिए जब कोई देश प्रगति की राह पर चलता है तो क्योंकि पहले तो प्रगति नहीं कर रहा था सर, तो उनके लोगों के जो अंदर रहते लोग हैं उनको भरोसा नहीं रहता है कि भाई ये मैं निवेश करूं। और स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थितियां भी नहीं थी कि कोई गांव दूर दराज के इलाकों से कोई निवेश भी कर पाए। लेकिन जो फॉरेन, हर व्यक्ति फॉरेन में से यहाँ पे भारत में निवेश नहीं करता है। वहाँ के जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वगैरह जो प्रोफेशनल जिसको इन्वेस्टर कहते हैं,
वो लोग पूरे विश्व में सभी देशों का अध्ययन करते हैं और फिर निवेश करते हैं। तो जब भारत लिबरलाइजेशन करने लगा 91 में 1991 से, तो उसके बाद थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे फॉरेनर्स ने भारत में निवेश किया। उनको पता था कि ये देश इतना स्लो चल रहा था, धीरे धीरे करके उसमें इंडस्ट्री बढ़ेगी तो मुनाफा बढ़ेगा, तो वो लोग ने निवेश किया। भारतीय निवेशक उस समय नहीं आ रहे थे, लेकिन क्योंकि पुरानी एक परंपरा भी रही, एक मन भी था कि ये सब थोड़ा रिस्की है, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए, नॉर्मल आदमी को जाना ही नहीं चाहिए। प्लस एक्सेस नहीं था। आप कहीं डिब्रूगढ़ में बैठे हो, कहीं जोरहाट में बैठे हो, कोई लद्दाख में बैठे हो, आपको कोई एक्सेस नहीं था कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सके। बड़े बड़े शहरों में भी कई बार लोग निवेश नहीं कर पाते थे, कॉस्ट भी ज़्यादा थी। तो धीरे धीरे करके ये ऑटोमेशन हुआ और उसके बाद ही एक तरह से थोड़े ज़्यादा लोग आए, उन्होंने दूसरों ने देखा कि ये लोगों ने थोड़े और रिटर्न्स लिए हैं, तो फिर दूसरे और लोग आए। उसके बाद 2014 में जो मैंने कहा आपको जनधन आधार मोबाइल, मेरे हिसाब से एक सेमाइनल मूवमेंट भारत के इतिहास में वो कहा जाना चाहिए। स्वाभाविक है, जीएसटी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विश्व में। मेरा ऐसा मानना कि ऐसी कोई ऑटोमेटेड इनडायरेक्ट टैक्स की कोई एंड टू एंड सुविधा नहीं है विश्व में जो भारत ने अर्जित की है। तो वो भी एक तरह से भारत का ऑटोमेशन भी दिखलाता है। लेकिन फेसलेस आईटी भी करते हैं, मैंने इनकम टैक्स के वो सब होता है। ओवरऑल जो पिछले 12 साल में हुआ है उसका भी एक कारण रहा। लेकिन जब लिबरलाइजेशन में जब फॉरेनर्स ने आना चालू किया, धीरे धीरे करके भारत के जो निवेशक है उनकी संख्या बढ़ने लगी और उनको भी अच्छा रिटर्न मिला। तो जब फॉरेनर्स को लगता है कि भारत में अब ओवरऑल उनको रिटर्न्स जो मिल रहा था करीब बहुत ज़्यादा मिल रहा था, तो अब उतना नहीं मिलेगा और कोई दूसरे देश में कंपैरिजन में उनको ज़्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ मिलेगा, लेकिन उनको ऐसा लगता है। तो यहाँ से हो सकता है पैसा लेकर के दूसरे देश में ले जाए यार, और अपने खुद के देश में ले जाए। लेकिन भारत के जो निवेशक है उन्होंने तो एक तरह से निवेश करके अच्छे रिटर्न्स पाए हैं, तो वो और निवेश कर रहे हैं। तो पिछले जैसे मार्च 2026 में आई थिंक जो आंकड़े मेरे पास है, लग रहा है 32,000 करोड़ रुपया जो है एक महीने के अंदर इन निवेशकों ने म्यूचुअल फंड के जरिए भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश किया। बहुत बड़ी बात है। मैंने 32,000 करोड़ रुपया बहुत सिप वगैरह का काफी योगदान है इसमें। मेरे ख्याल से लोगों ने सीखा है कि छोटा पैसा भी लगाया जा सकता है। छोटा पैसा हर रोज कुछ बचाओ गुल्लक की तरह, राइट। और फिर स्टॉक मार्केट में भी उसमें से थोड़ा एक हिस्सा डालिए और हो सकता है उसमें कुछ आगे बढ़ सकता है। ना ऊंचा नीचा होना तो देखिए सर, शेयर मार्केट में है ही, इस एसेट क्लास की एक खासियत है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है जनरली आमतौर पर बहुत, अगर उन्होंने थोड़ा स्प्रेड रखा है तो वो बहुत स्टेबल इनकम भी एक तरह से उनको वहाँ मिल रहा है। और इन चीज़ों से लोगों ने सीखा होगा कि हमको यहाँ पर होना चाहिए। सर एक जो यहाँ से अगर फ्यूचरिस्टिक हम थोड़ा सा आउटलुक लें, फ्यूचर की तरफ देखें, तो इंडिया चौथी पांचवी इकॉनमी के बीच कहीं पर है, और जैसे 10वीं इकॉनमी थी। अब इन मोदी जी के शासनकाल में बहुत तेज़ी से इकॉनमी ने ग्रो किया है और हम अब टॉप की तरफ जा रहे हैं। और लोगों का प्रेडिक्शन भी है कि अगले 2 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेंगे, 5 ट्रिलियन वगैरह हम शायद बहुत तेज़ी से अचीव कर लेंगे। तो ये जब इतनी तेज़ी से हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसके साथ साथ उसी प्रोपोर्शन में या उससे ज़्यादा तेज़ी से शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट का ग्रोथ है, मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि लगभग पूरे देश में जिस तरह से तेज़ी से बढ़ा है, इसमें जो भारत का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है क्या, और जो कंप्लायंसेज और ये सब हैं, ये क्या भरोसा आप जताता है कि ये इस पूरे जो नई उफान आने वाली और लोग जो आने वाले हैं, हम उस पूरे उस समय के लिए क्या तैयार हैं? हमारा नेटवर्क्स और सिस्टम और टेक्नोलॉजी, हम उसके लिए कितने तैयार हैं? एक तरह से देखें तो ये जो आपने कहा बहुत महत्व का सवाल है कि लोग स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों करेंगे। उनको भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। तो ओवरऑल सिस्टम में हम कई बार मैं कहता हूँ कि टुगेदर पार्लियामेंट हो, कोर्ट सिस्टम हो, पुलिस सिस्टम हो, सरकार हो, इवन राज्य की सरकारें हों, रेगुलेटर्स हो, एक्सचेंज हो, सब मिलके एक ट्रस्ट का माहौल खड़ा करते हैं। तो उसमें ट्रस्ट किस तरह का होना चाहिए? एक तो ये कि ब्रोकर जो है आपको सही सलाह दे रहे हैं, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसके मुताबिक काम करते हैं, आपको कोई उसमें जालसाजी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है कि जो कंपनियों में आप पैसा निवेश करते हो तो कंपनियों की जानकारी आपको सही समय पे मिले और तुरंत मिले। ये 2 चीज़ जो हो सकती है, एक
तरफ उसको कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं और दूसरा है कि ब्रोकिंग रेगुलेशंस। तो दोनों जो है आज सेबी के अंतर्गत है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और पिछले करीब 35 साल उनके कार्यकाल को हुआ है। उसमें उन्होंने उत्तरोत्तर धीरे धीरे करके इतना अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है जिससे विश्व में मेरा ऐसा मानना है कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस जिसको कहते हैं, जो कंपनियों का इंफॉर्मेशन हो, कंपनियों की जो चाल चलगत हो, वो आपको जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, जैसे हर 3 माही रिजल्ट्स देने पड़ते हैं, कंपनी का क्या मुनाफा हुआ वगैरह, और कोई कंपनी में कोई बड़ा इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या किसी की कोई छोड़ के चला गया डायरेक्टर या कोई बड़ा व्यक्ति की मैनेजमेंट पर्सन, तो वो सभी इंफॉर्मेशन तो ये रियल टाइम में आपके पास आता है, लोगों तक पहुंच जाता है। हाँ, करीब मैंने स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से दे हैव टू अपनी जो भी उनको बताना ही है, उनको बताना पड़ता है रेगुलेशन के तहत, LODR जिसको कहते हैं, और उसमें जो नहीं बताया तो उनके ऊपर सहायता की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हर कंपनी आज बहुत चौकन्ना है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस को देती है और एक्सचेंज के माध्यम से पब्लिक को भी पहुंचता है। और जो ब्रोकर का भी जो रेगुलेशंस है वो सेबी ने बहुत ज़्यादा एक तरह से कंप्लायंस ओरिएंटेड किया हुआ है और उसकी जो फ्रेमवर्क है उसमें भी बहुत सारा ऑटोमेशन हुआ है। तो हर चीज़ को बारीकी से देखा जाता है। उसी की वजह से देखो, आप ऑटोमेशन कर सकते हो लेकिन भरोसा नहीं है तो ऑटोमेशन का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो जितने भी जनसंख्या आज स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आ रही है, उनको वो भरोसा क्यों है कि भाई कंपनियां प्रॉफिट बना रही है, अब कोई इंफॉर्मेशन दे रही है और उससे फिर आप शेयर के दाम तय भी कर सकते हो आगे जाके क्या होने वाले। तो वो सभी चीज़ों के लिए इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, अच्छे सुदृढ़ रेगुलेशंस की आवश्यकता है, फिर उसका एनफोर्समेंट भी होना चाहिए। अच्छी रेगुलेशंस हो लेकिन उसका एनफोर्समेंट नहीं होता है तो भी अच्छी बात नहीं है, तो फिर भी लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। तो सेबी जो है उसके ऊपर बहुत सतर्क है और खुद ही भी और एक्सचेंजेस के भी माध्यम से, क्योंकि एक्सचेंज भी फ्रंटलाइन रेगुलेटर्स होते हैं, तो जितनी भी एक्सचेंजेस चल रहे हैं उनके माध्यम से और सेबी खुद भी ये जो कार्यवाही करती है नियंत्रण की, जिससे ब्रोकर्स भी अपने जो निवेशक है उनको अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन दे, उनको अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजिकल सुविधा दे और उनको कोई किसी तरह की जालसाजी ना हो, इतने प्रयास करे। कई बार फिर भी हो जाता है, तो सेबी एक्सचेंजेस के माध्यम से भी और डायरेक्टली भी ऐसी झुंबिश करती है कि जिसमें जो स्टॉक मार्केट में निवेश जो नहीं भी करते हैं वो करते भी है, सभी को बताया जाए कि किस तरह की जालसाजियां होती है। कोई कंपनियों के बोगस नाम पे कर लेते हैं, कोई इवन स्टॉक ब्रोकर के फेक वेबसाइट लगा लेते हैं, फेक मोबाइल एप्लीकेशन बनवा लेते हैं, फिर वहां से ट्रेडिंग करा के आपको दिखाएंगे कि भाई इतना करोड़ बन गया, लेकिन जब आप पैसे लेने जाते हो तो वहां पे कोई होता ही नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं, तो बेसिक पुलिसिंग का भी काम है, मुझे लगता है वहां भी काफी प्रगति हुई है और काफी काम कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि रेगुलेटर्स जो हैं वो अब हमको मतलब मोटे तौर पर नहीं, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है पिछले 30 सालों में और पिछले जो 12 सालों में तो अद्भुत, क्योंकि ऑटोमेशन का सहारा लिया गया है। पब्लिक जो मीडियम है, पब्लिक मीडिया, उसका भी जैसे सेबी का अभी भी एक फ्रेमवर्क चल रहा है कि जागरूक निवेशक और सेबी वर्सेस स्कैम, ऐसी कई चीजें सेबी करवाती है और वो जरूरी है। क्योंकि आप लोग NSE में भी काफी जागरूकता अभियान और आपके लोग जगह जगह दिखते भी हैं उस तरह से कि जागरूकता फैला रहे हैं। सर, एक इसके बावजूद एक प्रश्न उठता है कि पिछले जब हम तरक्की करते हैं तो एक वो ह्यूमन की साइकोलॉजी है, देश की भी साइकोलॉजी है और पड़ोसी की साइकोलॉजी तो सबसे ज़्यादा है कि जब आप तरक्की करते हैं तो आप उसके साथ साथ जलन, ईर्ष्या, एनवी, ये सब भी मतलब जनरेट करते हैं। वो अपने आप एक गिवन है कि आप अगर तरक्की कर रहे हैं तो बहुत सारे शक्तियाँ आपके प्रगति को रोकने के लिए भी तत्पर हो जाती हैं। ये और इसमें उनका दोष भी नहीं, ये होना ही होना है। तो अभी हमारे जब शेयर मार्केट में जब हम ग्रोथ कर रहा है, इकॉनमी ठीक चल रही है, बाकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, उस समय दुनिया की बहुत सारी शक्तियाँ इस प्रगति को नहीं चाहेंगी, ये स्वाभाविक है। ऐसी एक शक्ति का एक जो एफर्ट था वो शॉर्ट सेलर्स के जरिए इंडियन इकॉनमी को, इंडियन शेयर मार्केट को और कंपनी को भी एक तरह से शॉर्ट सेल करने की कोशिश हुई थी, फर्जी इंफॉर्मेशन और गलत इंफॉर्मेशन के जरिए।
तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा होगा, क्या 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 टेक अवे है उस घटना का, जो हिंडनबर्ग वाली जो घटना थी उसका टेक अवे हमारे लिए क्या है? नहीं, कई तरह की जो जैसे आप कहते हो कि शक्तियाँ काम करती है, वो भी करती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो शेयर के दाम बढ़ने से कईयों को प्रॉफिट होता है, वैसे ही शेयर के दाम घटने से भी कईयों को मुनाफा हो सकता है। और ऐसे तरह तरह के तर्क और वितर्क दोनों तरफ से लगाए जाते हैं कि कैसे कोई रूमर्स लगाया जाए, कोई इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से मोड़ तोड़ के पेश किया जाए। तो वैसे चीज़ें विश्व में हर मार्केट में होती है। स्वाभाविक है कि एक पॉलिटिकल ओवरटोन भी होता है कई बार, जैसे आपने कहा कि सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं था, हो सकता है कि दूसरा भी उसका एक रीज़न हो। तो मेरा ऐसा है कि ये सब चीज़ें होती ही रहेगी, जैसे आपने कहा, ये स्वाभाविक है, ये होता है और हमें उसके बारे में चौकन्ना रहना चाहिए। हिंडनबर्ग ने तो अपनी दुकान भी बंद कर ली अल्टीमेटली, जिसके कहने पर इतना बड़ा हंगामा हुआ, भारत का अपोजिशन कूद के उन्होंने पैनिक फैला दिया। अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो एक तो मार्केट भी रिबाउंड कर गया और वो कंपनी जिन्होंने इतना बड़ा एक फ्रॉड फैलाया, वो कंपनी अपनी दुकान बंद करके चल पड़ी। तो ये हमको लगता है खतरा रहेगा हमेशा, क्योंकि भारत जिस ट्रेजेक्ट्री पर है वहाँ पर ये खतरे होंगे, क्योंकि हम अगर एक पोजीशन जंप करते हैं जीडीपी में तो किसी को तो पीछे भी करते हैं ना, तो उनकी तकलीफ होगी ना। वो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि भारत में बिजली ना बने, तो हो सकता है कि वो माइनिंग से लेकर सोलर वगैरह को रोकने की कोशिश करें। तो ये एक्चुअली मुझे लगता है कि रियल थ्रेट है और इंडियन जो सिस्टम है वो भी, अपोजिशन और लोगों को भी इसमें एक तरह से इस इशू पर कम से कम कंसेंसस होना चाहिए कि इंडिया के खिलाफ अगर कोई बेट कर रहा है तो एटलीस्ट उनके साथ ना खड़े हों। ये एक मुझे लगता है और खुद की विवेक को उपयोग करें, बिकॉज निवेशक का जो पैसा है वो बढ़े तो अच्छी बात है, बट घटना तो नहीं चाहिए। तो आप गलत सूचना की वजह से ना घटे, आप पैनिक में आकर के कुछ कर लेते हो क्योंकि कोई रूमर आपको पास आ गई, तो वो भी एक। और आजकल भी आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप बहुत चल रहे हैं और एसएमएस भी बहुत आता है कि ये खरीद लो, इतना भाव ऊपर जाएगा, या टीवी में भी आता है। मेरा ऐसा है कि आपको अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास करने का समय नहीं है क्योंकि हमारे सबके पास अपना एक कार्य है। तो आपको म्यूचुअल फंड या ऐसी कोई जहां पर एक्सपर्ट्स बैठते हैं उनके द्वारा निवेश करना चाहिए। जो इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए वो सेफ जो एक्सपर्ट्स के जरिए ही करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि हम ये सब झांसे में ना आए। राइट सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और मुझे लगता है कि हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बात करके बहुत ऐसी चीज़ों को समझ पाए जो शायद आम लोगों के लिए थोड़ा कठिन डोमेन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। पश्चिम